हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में जिसमें आज हम एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य में इकाई नंबर 2 हिंदी वर्णमाला आज हिंदी वर्णमाला को पूरा फिनिश किया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें और आज इस हिंदी वर्णमाला चैप्टर को आज पूरा खत्म करेंगे। हमने आपके लिए 50 क्वेश्चन लाए हैं। जो भी ये 50 क्वेश्चन हैं, यह आपके जो पुराने एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं हिंदी वर्णमाला से, वो सभी इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। तो आज की जो वीडियो हो सकती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी, क्योंकि आप इस वीडियो में से आपके जो पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखें और हमारे साथ जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम जितने भी आपके जो टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट सीरीज है और इकाई बाय इकाई टेस्ट सीरीज है। तो उसमें हम आपके लिए जितने भी क्वेश्चन ला रहे हैं वो सभी पुराने एग्जामों की अकॉर्डिंग ला रहे हैं। तो जितने भी इस जो क्वेश्चन हैं वे सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आपने एक बार हिंदी वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट किया है तो आइए हमारे साथ आप रिवीजन करिए, और यदि आपने चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं देखा है तो हम आपको आज एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा चैप्टर आपको फिनिश करवा देंगे। तो बने रहे हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपके लिए हम इसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिकों के जो है क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बने रहे हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे, सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिया है कि चा, छा, जा, झा उदाहरण है। तो आपको बताना है कि चा, छा, जा, झा जो उदाहरण है वो किसके हैं। क्या स्पर्शी व्यंजन के हैं, या संघर्षी व्यंजन के हैं, या स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के हैं, या अंतस्थ व्यंजन के हैं। तो हम सबसे पहले स्पर्शी व्यंजनों की बात कर लें। तो आप जानते होंगे कि जो स्पर्शी व्यंजन होते वो हिंदी वर्णमाला में जो है वो स्पर्शी व्यंजन जो है वो का से लेकर माँ तक को जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, संघर्षी स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्शी जो व्यंजन है वो कहाँ से लेके, का से लेके माँ तक के जितने भी व्यंजन है वो सभी क्या है, स्पर्शी व्यंजन है। अब आइए हम देखेंगे। तो दूसरा है संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी जो व्यंजन माने जाते हैं वो संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 मानी जाती है। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि चा, छा, जा और झा। तो चा और छा, जा, झा जो है वो कौन से हैं, वो हमारे जो हैं वो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन हैं। तो इसका आंसर जो है आपका ब हो जाएगा। याद रखना है आपको कि जो 4 वर्ण हिंदी वर्णमाला में जो 4 वर्ण हैं, चा, छा, जा, झा, इनको स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। तो एक ये महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, याद कर लें कि चा, छा, जा, झा को हम स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है कि जिस विधा द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है वह कहलाती है। तो आप जानते होंगे कि किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इसके द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है। तो क्या चीज है वो, जिनको हमें उनके शब्दों, उनके रूपों, उनके प्रयोगों का ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारी जो है व्याकरण कहलाती है। तो इसका आंसर जो है आपको व्याकरण हो गया है। और हमने आपको व्याकरण की भी परिभाषा बता दी कि किसी भी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में देखें तो व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आता है और इसके द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है। तो यह क्या है, जो है व्यंजन कहलाता, व्याकरण कहलाता है। तो हमने व्याकरण की जो पूरी परिभाषा है दोनों बता दी हैं, आप याद कर लें। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है। हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो पुराने पेपरों से क्वेश्चन, पूरे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन पुराने पेपरों से हैं। तो आप लोग जिस क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इनको देखें, एक बार इनका रिवीजन जरूर करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा शास्त्र है जो भाषा का शुद्ध सर्वमान्य रूप प्रदान कर उसे बोलने, समझने और पढ़ने लिखने योग्य बनाता है।
तो वो कौन सा शास्त्र है आपको बताना है। तो आपका इसका आंसर क्या व्याकरण होगा, या भाषा होगा, या लिपि होगा, या बोली होगा। तो आपका जो इसका आंसर है, यहाँ पे कहा गया है, वह शास्त्र व्याकरण है जो भाषा को शुद्ध सर्वमान्य रूप प्रदान करे और उसे बोलने, समझने, पढ़ने और लिखने के योग्य बनाता है। तो वह क्या है, वह शास्त्र जो है वो व्याकरण है। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि वह शास्त्र कौन सा है, तो वह व्याकरण शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध सर्वमान्य रूप प्रदान कर उसे बोलने, समझने, पढ़ने और लिखने के योग्य बनाता है। वह क्या कहलाता है, वह हमारी जो है व्याकरण कहलाती है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो है व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द खाली स्थान कहलाते हैं। तो व्याकरणों के जो नियमों में बंधे हैं वो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं। तो बताना है आपको कि व्याकरण के जो नियमों में बंधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो हम आपको बताएं कि जब कोई सार्थक शब्द या जब कोई सार्थक शब्द जो है वो वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहा जाता है। तो कहा जाए कि जब कोई जो है सार्थक जो है, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और व्याकरण के नियमानुसार जो है विभक्ति, वचन, लिंग, कारक, काल आदि की जो योग्यता रखने वाले वर्णों का समूह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं। तो व्याकरण के जो नियमों में बंधे होते हैं और वाक्य में जो प्रयुक्त होते हैं वो शब्द हमारे जो है वो पद कहलाते हैं। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको दा हो जाएगा। पद की परिभाषा हमने आपको बता ही दी कि जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है। व्याकरण के नियमानुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्गों का समूह पद कहलाता है। तो जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा पद। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि व्याकरण के विभाग हैं। तो हमें बताना है कि व्याकरण के जो है वो विभाग कौन कौन हैं। तो इसमें हम देखें सबसे पहले कि पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है केवल वर्ण विभाग। कौन सा है, पहला केवल है वर्ण विभाग, दूसरा जो है केवल शब्द विभाग, तीसरा जो है केवल वाक्य विभाग और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो हम देखें कि हिंदी जो व्याकरण है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला जो शास्त्र है। तो क्या है, हिंदी व्याकरण जो है उसके नियमों बोलने और इसको नियमों को बांधने वाला जो वाक्य, वो कहने वाला वाक्य है वाला शास्त्र क्या है, व्याकरण है। इस इसमें हिंदी के सभी स्वरूपों का अध्ययन 4 खंडों में किया जाता है। वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि व वर्ण, शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के विभिन्न पक्षों संबंधी नियमों का, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य संबंधी जो है वो स्थिति और छंद के रूप में जो प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि व्याकरण के विभाग हैं। तो कौन कौन से हैं, तो व्याकरण के विभाग जो है केवल वर्ण विभाग भी है, शब्द विभाग भी है, वाक्य विभाग भी है और इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो व्याकरण के जो विभाग हो जाएंगे वो तीनों विभाग हो जाएंगे। तो इसका आंसर सही क्या होगा, द उपर्युक्त सभी। आइए आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए वर्णों में, वर्णों होगा यहाँ पे, दिए गए वर्णों में भिन्न कोटि का वर्ण पहचानिए। तो हमें जो जितने भी जो वर्ण दिए गए हैं इनमें हमें बताना है कि इनमें भिन्न कोटि का वर्ण जो है वो कौन सा है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे हमें दिया गया है पहला या दिया गया है, दूसरा दिया गया है या, तीसरा दिया का, फिर ई। इनमें हमें जो है विभिन्न बताना है। तो आप जानते हैं कि जो तीनों जो हैं जे व्यंजन है और जो है जे क्या है, जे स्वर है। एक तो हमारा जो है वो क्या हो गया, इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। दूसरा हम देखें कि यहाँ पे हम समझ गए हैं। अगला यदि हम देखें कि जो या, रा, और यदि हम उसकी भाषा के आधार पर देखें वर्णों की भिन्न कोटि का वर्ण कहलाता, माने पहचान कीजिए। तो ये एक तो अपना हो गया कि स्वर और व्यंजन के हिसाब से यदि देखा जाए तो यह क्या है,
यह जो है स्वर है, तो इसको हम अलग कर लेंगे, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है अपना द हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम बताएं कि दिए गए जो वर्ण दिए गए हैं, इनमें जो ई है वो भिन्न कोटि का वर्ण है। कंठ से आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कंठब्ध कहलाते हैं। जैसे कंठब्ध कौन कौन होते हैं, कंठब्ध जो होते हैं वो का, खा, गा और घा। तो कंठब्ध का, खा, गा में आ गए। और जो तालु की मदद से जो बोले जाते हैं वो तालब्य कहलाते हैं। जैसे हम कहें चा, छा, जा और झा, ये क्या है, तालव्य वर्ण हमारे हो गए। अब हम मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य से होने वाले उच्चारण मूर्धन्य कहलाते हैं। इनमें आ जाता हमारा दा, डा, सॉरी टा वर्ग आएगा यहाँ पे, टा, ठा, डा, ढा, यहाँ आ जाते हैं। और होश जो ओंठों से बोले जाते हैं वो उष्णव या वर्ग कहलाते हैं, जो पा, फा, वा, भा, मा। तो यहाँ पे हमारे जो हमने आपको बता दिए हैं कि वर्ण जो है वो किस किस प्रकार से कौन से बोली के आधार पर कैसे कहलाते हैं। तो इसका आपका आंसर जो था वो क्या हो गया था, ई हो गया था। आइए आगे हम देखते हैं ज्ञा। जो ज्ञा वर्ण है किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो हमें बताना है कि ज्ञा किन किन से मिलकर बना होता है, क्या मा या जा, या हमारा ई और या। और यहाँ पे अगला ऑप्शन आपका है झा और जा। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ज्ञा, हम बता देते हैं आपको काय काय से मिलके बनता है आपका ज्ञा। तो हम देखेंगे जो ज्ञा वर्ण है ये किससे मिलकर बनता है, तो जी हमारा जो है वो जा, जा प्लस अया, जा प्लस अया से मिलकर क्या हो, ज्ञा। क्या बनना है, क्या बनना है, ज्ञा। तो किसके मिल क्या बनेगा, इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा जा प्लस अया। जा प्लस यहाँ जो होगा उससे मिलकर जो है ज्ञा बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से यहाँ पे जो है अया होना था, इस वजह से इसका आंसर जो है आपका दा हो जाता। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो इनमें से बताना है कि महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो पहले हम देखें कि महाप्राण कौन होते हैं। तो महाप्राण व्यंजन के उच्चारण में जो है ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वाक्य का जो है वो दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त उष्ण जो वर्ण है महाप्राण कहलाते हैं। जैसे हम आपको बताएं महाप्राण कौन कौन होते हैं, प्रत्येक वर्ण का जो है दूसरा और चौथा वर्ण जो है, तो प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा। तो वैसे का वर्ग का देखें तो का खा हो जाएगा, गा घा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से महाप्राण होते हैं। तो महाप्राण कौन कौन होंगे, महाप्राण हमारे होंगे जैसे खा, घा, छा, छा, टा, ठा हो गया, ठा के बाद ढा, था, धा, फा, भा, सा, सा, सा और हा। जी जितने जो वर्ण हैं वो क्या है, वो वर्ण जो होते हैं ये महाप्राण कहलाते हैं। और जो पा वर्ग यहाँ पे आया था तो वो कैसा है, पा वर्ग यहाँ पे अल्प प्राण में आएगा। लेकिन हमने आपको बता दिए हैं सभी महाप्राण जो है वर्ग, हमने जो शब्द हैं सभी महाप्राण बता दिए हैं। और हम बता भी चुके हैं कि पहला शब्द सॉरी दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा शब्द जो है वो महाप्राण कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका आंसर कौन हो सकता है, आप बताएं। यहाँ पे जो है आंसर पा हो जाएगा, क्योंकि पा एक अल्प प्राण है, ये महाप्राण नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर जो है आपका बा सही आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, 9वां हमारा क्वेश्चन है, कौन सा स्वर्ग दीर्घ है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा स्वर जो है वो है दीर्घ है। तो हास्य स्वर
और दीर्घ स्वर दो प्रकार के स्वर होते हैं कि एक होते हैं हास्य स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। तो हास्य स्वर और दीर्घ स्वर हम देखें तो हमारे जो हास्य स्वर होते हैं, जो जिनके उच्चारण में जो है कम समय लगता है, वो हास्य स्वर होते हैं। तो हास्य स्वर जो है वो कौन कौन से होंगे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और जो ऋषि है वो क्या है? जे हमारे जो चार हैं ये हास्य स्वर हैं। और इसके बाद हम देखें दीर्घ स्वर देखें तो दीर्घ स्वर जो होते हैं वो हमारे बड़ा आ, क्या होगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, ऐ। तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं कि जो दीर्घ है कौन कौन है? बड़ा आ हो गया हमारा, बड़ी ई हो गई हमारी, बड़ा ऊ हो गया हमारा, ए हो गया हमारे, ऐ हो गया हमारा, ओ हो गया हमारा, औ हो गया हमारा, ओ औ। तो जितने ये शब्द हैं ये सब क्या है? ये हमारे दीर्घ हैं। तो हमें बताना है इनमें से कि दीर्घ कौन कौन है। तो आ है, आ नहीं है, आ हास्य है। ई है, ई भी हमारा हस्व है। उसके बाद क्या? सा है, ऊ है छोटा ऊ भी देखिए अब नहीं है, बड़ा ऊ है। और ए है, हाँ ए है। तो ये हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। तो हमने आपको जो है ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वर यहाँ पे बता दिए हैं। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन लिए हैं और आपको आप देख भी रहे हैं कि हम सभी आपको क्वेश्चन जो है, जो भी आपके एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन हम इसमें बन रहे हैं, हम साथ में सभी क्वेश्चनों को आपको हल भी करवाते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक वीडियो में हम पूरा जो है चैप्टर फिनिश कर लेंगे। तो आपको हमारे साथ बने रहना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आइए 9वां क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब आइए हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा व्यंजन नासिक है? तो आपको बताना है इनमें कौन सा जो व्यंजन है नासिक है। क्या का है, खा है, धा है, ना है? तो ना, आप जानते हैं ना से स्वर कहाँ से आता है? नासिक मतलब नाक से स्वर निकल रहा है। यहाँ पे हम देखें कि नासिक स्वर कौन कौन होते हैं, जैसे मा, ना, णा, णा, ये सब क्या है? नासिक स्वर हैं। तो यहाँ पे जो ना वर्ग है ये क्या हो जाएगा? नासिक स्वर में आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है वो दा हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या है वो अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होंगे, तो हिंदी वर्णमाला में जो है आपके 11 स्वर माने जाते हैं। वैसे वैसे आपके 13 भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 11 मान लेंगे। तो कितने होंगे? आपका जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर होगा 11। आइए अगला हम देखते हैं कि जो टा वर्ग की ध्वनि का उच्चारण क्या है। तो हमें बताना है कि जो टा वर्ग है वह इनमें से किस में आएगा। तो टा वर्ग की ध्वनि का उच्चारण क्या है? क्या तालव्य है, या नासिक है, या मूर्धन्य है, या दंत्य है? तो आपको हम बता दें कि जो का वर्ग है, कौन सा वर्ग है? जो का वर्ग है वो क्या कहलाता है? तो का वर्ग जो है जैसे का, खा, गा, घा, ये कंठस्थ कहलाता है। क्या है? कंठ से बोला जाता है। दूसरा जो खब जो चा वर्ग होता है, का की बात कौन सा आएगा? चा वर्ग जो होता है वो आपका तालु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तालु कहलाएगा। और चा के बाद जो आपका टा वर्ग होता है, जो टा वर्ग है यह आपका मूर्धा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूर्धा, मूर्धा कहलाएगा। और इसके बाद ता के बाद आपका कौन सा आएगा? ता वर्ग। कौन सा? ता वर्ग। तो जो ता वर्ग है जो दंत कहलाएगा, दंत। और जो पा वर्ग है वो आपका उष्ठ कहलाएगा, उष्ठ कहलाएगा पा वर्ग। तो हमसे पूछा गया है टा, टा किस वर्ग में आया है? अभी हमने बता दिया है कि टा आपका किस वर्ग में आएगा। तो जो ता तलवार का होता है वो दंत में आता है, लेकिन जो टा टमाटर का होता है आपका मूर्धन्य में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका होगा मूर्धन्य। आइए अगला हमारा है कि वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसको कहते हैं आपको बताना है कि वर्णमाला हम किसे कहेंगे? या शब्दों के समूह को, या वर्णों के आंकलन को, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को?
तो इसका जो आंसर आपका होगा क्या होगा, आप भी जानते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला में कुछ कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, कुल वर्णमाला में जो है 52 वर्ण होते हैं। इनमें हम 11 स्वर मान लें, 11 स्वर के बाद जो 4 हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन मान लें, और 5 हमारे जो हैं वो है संयुक्त व्यंजन मान लें, और एक हम इसमें अनुस्वर मान लें, और उसके बाद हम जो है 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। 25 क्या हो जाएंगे, स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे, और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। 4 कौन हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन, और 2 हमारे द्विगु हो जाएंगे, सॉरी द्विगुण हो जाएंगे, और एक हमारा विसर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखें तो कुल कितने हो गए, हमारे जो वर्णों की संख्या है ये कुल कितने वर्ण हो गए, 52 वर्णों की संख्या हो गई। तो हम फिर से बता देते हैं, 11 हमने क्या माना, 11 हमने स्वर माने। उसके बाद 4 क्या माना, अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए हमारे। उसके बाद 5 क्या है हमारे, संयुक्त व्यंजन 5 हो गए। एक क्या है हमारा, अनुस्वर जो है वो 1 हो जाएगा हमारा। जो है 25 हमारे क्या हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए, 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए। 4 हमारा क्या हो गया, ऊष्म व्यंजन 4 हो गए। 2 हमारा क्या हो गया, द्विगुण हमारे 2 हो गए, और एक हमारा क्या हो गया, विसर्ग हो गए। तो कुल मिला के कितने हो गए, 52। तो वर्णमाला क्या कहलाती है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हमें व्यवस्थित लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्णमाला जो फिर तो हम कैसे ही लिख दें, लेकिन जहां पे जो है व्यवस्थित समूह है उसी को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। आइए अगला हम देखते हैं कि चा वर्ण की जो है, चा वर्ग जो है, चा वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो जो चा वर्ग है वो कैसा बोला जाता है, क्या चा वर्ग दंत है, या तालज्य है, या उष्णाव है, या कंठ्य है। तो इनमें से आपको बताना है कि जो चा वर्ग है आपका कहाँ से आपका बोला जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका, आपको अभी हम बता चुके थे कि जो चा वर्ग है आपका कौन सा है, तालब आपका जो है वो चालब चा वर्ग में आता है। हम बता चुके हैं जो का वर्ग है वो आएगा कंठ में, तो कंठस्थ का वर्ग हो जाएगा। और चा वर्ग जो है वो तालु हो गया हमारा। और टा वर्ग ऊपर हम देख ही चुके कि टा वर्ग जो है हमारा मूर्ध हो गया, मूर्ध्या हो गया। और टा वर्ग के बाद ता वर्ग दंत हो गया, और पा वर्ग उष्ठ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देख लिए सभी वर्गों की आपकी। हाँ, आगे बताया गया है कि का वर्ग की ध्वनि किसके साथ स्थान पर आएगी, तो अब आपको का की बतानी है। तो का की भी हम अभी देख चुके हैं कि का की आपकी क्या आएगी, तो का की जो है वो कंठ से होगा। तो का इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है आपका आ हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हमें बताना है हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी में जो मूलतः वर्णों की संख्या होती है वो कितनी मानी जाएगी, वो 52 संख्या जो है मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाएगी। हम आपको अभी बता चुके हैं कि इनमें 11 स्वर हो जाएंगे, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, एक अनुस्वर, 25 आपके स्पर्श व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, 2 दिगु, और एक विसर्ग आपका। कुल मिला के कितने हो गए, तो मूलतः जो है वर्णों की संख्या कितनी हो गई, आपकी 52 हो गई। आइए अगला हमारा जो है वो है 17वां। तो ता वर्गों की ध्वनि का उच्चारण कहाँ से, तो आपको ता की बताना है। तो ता की जो है आपकी क्या होगी, तो ता जो है आपका दंत में आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है बा हो जाएगा। आइए अगला, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, और आपको यदि इसकी पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी तक यदि आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी हमने लिंक दे दी है, तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जो है छत्र जो है, ये जो छतरी का जो छत्र है ये किस वर्ण क्या है, किन वर्णों के सहयोग से बना है। तो आपको बताना है कि ये छतरी का छत्र जो है किससे मिलकर बना है। तो इसका आंसर आपका क्या का और छा हो जाएगा, या का और सा हो जाएगा, या का और चा हो जाएगा, या का और छा हो जाएगा। बताना है आपको कि इसका आंसर आपको क्या होगा सही। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा, यहाँ पे प्लस रहेगा अंदर, तो आपका जो है का और सा जो है, तो जो किसके अंतर्गत आएगा, का और सा जो है आपका छा इससे मिलकर बनता है। प्लस सा इज इक्वल टू क्या बनेगा, छा। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग बाह्य वर्ण कौन सा है। तो इनमें से बताना है आपको कि हिंदी वर्णमाला में जो है वो है आपका अयोग बाह्य जो वर्ण है वो इनमें से कौन सा कहलाता है। तो हम देखें यहाँ पे कि जो अयोग बाह्य जो वर्ण है, जैसे हम आपसे कहें कि अनुस्वर की तरह जो है विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, यह व्यंजन है जो उसका क्या है उच्चारण क्या है। यहाँ पे जो यह व्यंजन का उच्चारण हा से होता है, ठीक है, हा की तरह होता है। संस्कृत में इसका जो व्यवहार है खुलकर दिया जाता है, किंतु जो हिंदी में इसका उपयोग कम ही होता है। तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग अब भी किया जाता है, जैसे दुख, अतः, प्रायः, मानः, कामना, जो मन कामना होती है, और आदि जो है प्रयुक्त वाक्य अर्थात योग ना बनने के कारण जो क्या है हम देख लेते हैं कि जो अयोग बाह्य जो वर्ण होते हैं वो हमारे दो होते हैं। कितने होते हैं? दो जो हैं अयोग बाह्य वर्ण है, जैसे अंग और आहा। तो अंग आहा जो है हमारे हिंदी वर्णमाला में दो जो वर्ण हैं वो अंग आहा क्या माने जाते हैं, जो है अयोग बाह्य वर्ण माने जाते हैं। आइए अगला हमारा 20वां हम देखते हैं। तो ई और दा को कौन से वर्ण कहा जाता है। तो ई और दा को इनमें से आपको बताना है कि ई और दा को कौन से वर्ण कहा जाता है। तो ई और दा को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ण आपका कहा जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ई और दा है उसको हम देखेंगे कि कौन सा वर्ण कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमें जो है ई और दा ना होकर यहाँ होना चाहिए था डा और ढा, बिंदी वाला डा और ढा होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि जो एक इसकी अकॉर्डिंग जो आपके ऑप्शन है उनकी अकॉर्डिंग तो हम देख रहे हैं कि उनकी अकॉर्डिंग आपका यही बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डा और ढा जो है इसकी हम जरूर बात कर सकते हैं कि यह क्या कहलाती है। यह हमारी जो है वो है विकसित वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जी हैं जो विकसित वर्ण आपके कहलाएंगे। तो विकसित वर्ण कौन कहलाते हैं? डा बिंदी वाले, और जो डडलिया का और ढरक्कन का जो है वो बिंदी वाले विकसित वर्ण कहलाते हैं। अब समझ गए कि सही जो विकसित वर्ण हैं कौन कौन से हैं। ये दोनों जो है विकसित वर्ण कहा जाता है इन दोनों को, ठीक है। यदि वैसे में हम देखें तो जो डाडलिया का है इस डाडलिया को हम अघोष कहते हैं, और अल्प प्राण भी है। जी डाडलिया क्या है? अघोष है। और जो अल्प प्राण है, और जो हमारा जी ढरक्कन का बिंदी वाला है जी सघोष है और महाप्राण है। आपको देखना है कि जे डाडलिया का क्या है? सघोष, सघोष। और ढरक्कन का क्या है? ये भी सघोष है। ये भी क्या है? सघोष है। लेकिन यदि देखा जाए तो ये कैसा है? ये महाप्राण है आपका। ये कौन सा है? ये सॉरी ये आपका अल्प प्राण है, अल्प प्राण है, और ये आपका जो है महाप्राण है। तो आइए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो गया विकसित वर्ण जो है वो है डडलिया बिंदी वाले और ढढ़क्कन का बिंदी वाले जो हैं, इसमें हम देखेंगे कि विकसित वर्ण हैं। आइए अगला हम देखेंगे कि छत्र ज्ञा ज्ञा क्या है। ज्ञा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो आपको बताना है कि जो ज्ञा है ध्वनि वो इनमें से किसके अंतर्गत आएगी। तो ज्ञा ध्वनि क्या हमारी जो है वो है ध्यस वर्ण के अंदर, या मूल वर्ण के अंतर्गत, या संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, या तालब वर्ण के जो है अंतर्गत। तो इनमें आपको बताना है इनमें से कौन से वर्ण के अंतर्गत जो है वो आपकी ज्ञा ध्वनि आएगी। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका संयुक्त वर्ण, क्योंकि हम देख चुके हैं कि यह क्या है? ये संयुक्त वर्ण है। तो यदि हम देखें कि यहाँ पे जो छा है छछत्री का होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो छा जो है वो का प्लस सा से मिलकर बनता है। तो किससे? का और सा से मिलकर। और इसी प्रकार से हम देखें कि त्रा त्रा किससे मिलकर बनता है। सो ता प्लस रा से मिलकर जो है त्रा बनता है। और जो ज्ञा तो हम देख ही चुके हैं। तो यह क्या है? ज्ञा क्या किससे मिलकर बनता है?
ज्ञा जो है वो जा प्लस इया से मिलकर ज्ञा बनता है। तो हमने आपको तीनों बता दिए हैं कि तीनों किससे मिलकर बनते हैं, वह हमारे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। कौन से वर्ण? संयुक्त वर्ण कहलाएंगे। आइए अगला हमारा हो गया है, अगला हमारा है कि 22वां है ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इनमें आपको बताना है कि यह कहाँ से बोले जाते हैं। तो हम कहेंगे या ओष्ठ से बोले जाएंगे, या कंठोष्ठ से बोले जाएंगे, या तालव्य से बोले जाएंगे, या दंत से बोले जाएंगे। तो इसका आंसर जो है आपका होगा, ये जो है हमारे कंठोष्ठ से बोले जाएंगे। कंठ से, और इनको जो है कंठ द्वारा जो जीभ और होठों से के कुछ स्पर्श के द्वारा ही ये वर्ण बोले जाते हैं, इसलिए इनको कंठोष्ठ कहते हैं। तो औ और ओ जो है हमारे दोनों क्या है, ओंठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण उष्णव वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ओ क्या हो गए हैं, हमारे कंठोष्ठ वर्ण कहलाएंगे। आइए अगला हमारा है त्रा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो आपको बताना है जो त्रा है वो किसके अंतर्गत आएगी। तो अभी हम बता चुके थे कि जो त्रा है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। आइए अगला हमारा है कि का किस प्रकार का व्यंजन है। तो आपको बताना है का कौन से प्रकार का व्यंजन है। क्या ऊष्म व्यंजन है, या स्पर्श व्यंजन है, या अंतस्थ व्यंजन है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो का है वो हम जानते हैं कि का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक कुल जो 25 वर्ण हैं वो वर्ण क्या है, वो हमारे स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो स्पर्श वर्ण हो तो इसका आंसर जो है आपका बा स्पर्श हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 25वां हमारा है जो छछत्री का है, ये ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो आपको बताना है छछत्री की जो ध्वनि है वो किसके अंतर्गत आएगी। ये क्या मूल स्वर के, या घोष वर्ण के, या संयुक्त वर्ण के, या आपका तालब के। तो आपका आंसर अभी हम बता चुके थे, ये किसके अंतर्गत आते हैं, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन होगा कि जो पा वर्ण की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो हमें बताना है कि पा की वर्ण की जो ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो आपको यहाँ पे पा की बताना है। तो पा का आपका आंसर क्या होगा, उष्ठ होगा, या दंत होगा, या कंठ होगा, या दंतोष्ठ होगा। तो इसका जो आंसर है आपका क्या होगा, उष्ठ हो जाएगा। क्योंकि जो ओठों से जो ओंठ से जिनका उच्चारण होता है उन्हें ओष्ठ कहते हैं। जैसे हमारे ओष्ठ में क्या आ जाएंगे, ऊ, बड़ी ऊ और पा वर्ग। ऊ बड़ा ऊ और जो है पा वर्ग जो है पा फा बा भा जो हमारे हैं क्या कहलाएंगे, ये हमारे उष्ठ कहलाएंगे। तो ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग जो है वो उष्ठ कहलाएगा। तो ये यार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो उष्ठ आंसर सही होगा। यही हम बोले कि दंतस्थ में कौन से आएंगे। तो हमारे जो दांतों से बोले जाते हैं, जिसमें तावर्ग आ जाता है, तावर्ग आ जाएगा, और इसमें ला भी आ जाता है। तो ला और ता वर्ग जो है वो दांतों से बोले जाने वाले हो गए, और इसमें इसका जी वाला सा भी आ जाता है। तो आपको देखना है कि ता वर्ग, ता था दा धा और ला और सा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं अगला हमारा है त्रा जो है, त्रा वर्ग किन वर्णों से जो सहयोग से बनता है। तो त्रा वर्ग है किन वर्गों के सहयोग से बनता है। तो इनमें आपका ता प्लस आ होगा, ता प्लस रा होगा, या रा ता प्लस रा होगा, या ना प्लस आ होगा। तो इनमें से आपका क्या आंसर होगा। तो आप देखेंगे इनमें जो है त्रा जो है ता और रा से मिलकर बनता है, इसलिए किसके अंतर्गत जाएगा, ता और रा के अंतर्गत आ जाएगा। इसका जो आंसर अपना होगा वो अपना ता और रा, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो है इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें से जो हमारा आंसर है वो बा आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसके नीचे और इस दोनों के नीचे हलंत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें इस वाले ता के नीचे हलंत नहीं आएगी, लेकिन इस जो रा के नीचे जो है रा जो व्यंजन रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे आंसर है वो हमारा आंसर कौन सा रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि बा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है ए और ए उच्चारण के स्थान पर कौन से कहलाएंगे? तो जो ए और ए हमारे हैं वो हमारे कंठ तालव्य कहलाएंगे। ए आई जो है वो क्या कहलाएंगे? कंठ तालव्य कहलाएंगे। तो इनका आंसर आपका सा आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला हमारा है या में हम देखें या अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो आपको बताना है या अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो इनकी आपके बताना है कि या अलावा किस वर्ग के व्यंजन कहलाएंगे। तो जी हमारे वो हैं अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो या अलावा जो है वो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और जो हमारे सा और सा और सा और हा जो है उनको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। सा हा को उष्म व्यंजन कहेंगे, लेकिन या अलावा वा को हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है, हास्य स्वर कौन से हैं? सही विकल्प बताइए। इनमें से हमें बताना है कि हास्य स्वर कौन कौन से कहलाएंगे। तो का, आ, पा, आ, या आ, ई, उ, या आ, ई, उ ऋषि, या आ, ई, उ ऋषि। तो इनमें से आपको बताना है कि हास्य स्वर इनमें से कौन से कहलाएंगे। तो हमारे जो इनमें हास्य स्वर हैं वो हमारे आ, ई, उ जो ऋषि जो हैं वो हमारे हास्य स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी हम पहले देख चुके हैं कि कौन कौन से हास्य स्वर कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि सा वर्ण है कौन सा? जो सा वर्ण है वो किसके अंतर्गत यहाँ पे आएगा? तो हमें देखना है कि जो सा वर्ण है हमारा किसके अंतर्गत आएगा। तो क्या सा ओष्ठ के अंतर्गत आएगा, या दंत के, या मूर्धन्य के, या तालव्य के? तो यहाँ पे देखना है तालव्य होगा यहाँ पे, या तालव्य की। तो अभी हम आपको बता चुके थे जो हमारा सा वर्ग है किसके अंतर्गत आता है। यह जो हमारा है वो आप बता सकते हैं इसका आंसर। आपको हम अभी पहले बता चुके थे कि जो सा वर्ग है वो किसके अंतर्गत आता है। तो हमारा जो सा वर्ग है वो किसके अंतर्गत आएगा? वो हमारा जो है वो दंत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हम आपको अभी बता चुके थे कि जो ता वर्ग होता है, ता पूरा वर्ग, ता वर्ग दंत में आ जाएगा, इसके अंतर्गत ला आ जाएगा, और जी वाला जो सा है वो आ जाएगा। तो जो है दंत वर्ग में जो जी चारों आ जाते हैं। आइए अगला हमारा, हम तो इसका आंसर क्या होगा? दंत इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 32वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपको इनमें से बताना है कि जो है इनमें से कौन सा एक जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या छा छत्री हो जाएगा, त्रा त्रिशूल, पा, या आपका यहाँ पे ज्ञा हो जा। तो इसका आंसर आपको क्या होगा, आप स्वयं बताएं इनका। तो जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन से संयुक्त जो व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उनको हम जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन है। संयुक्त व्यंजन यहाँ पे हमारे होते हैं कि छछत्री का, त्रिशूल का, और ज्ञा ज्ञानी का। तो छत्र ज्ञा जो है वो आपके कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कौन सा दिख रहे हैं? यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कौन सा दिख रहे हैं? तो छत्रग और जो ज्ञा, ये तो आपके कौन से हो गए? ये संयुक्त व्यंजन हो गए। लेकिन जो पा है यहाँ पे, ये संयुक्त व्यंजन यहाँ पे नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका जो है ऑप्शन गलत डाले गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर पा हो जाएगा। आइए अगला हम देखेंगे। अगला हमारा है 33वां क्वेश्चन है, वर्ण विभाजन कहलाता है। क्या है वर्ण विभाजन? क्या कहलाएगा? तो पहला ऑप्शन है वर्णों को जोड़ना, दूसरा वर्णों को पृथक पृथक कहना, तीसरा शब्दों को जोड़ना, या चौथा है शब्दों को अलग कहना। तो आपको बताना है इनमें से आपका आंसर क्या होगा। तो वर्णों का जो विभाजन होता है, वर्णों को क्या करना है? तो वर्णों को जो है पृथक पृथक करना ही वर्ण विभाजन कहलाता है। वर्णों को जोड़ना नहीं है, ना शब्दों को जोड़ना है, ना वर्णों को शब्दों को अलग अलग कहना है, वर्णों को पृथक पृथक करना है। यही क्या कहलाता है? वर्ण विभाजन कहलाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। आइए अगला हमारा 34वां है,
ज्ञ वर्ण किस वर्णों की सहायता से मिलकर बना है? तो हम आपको अभी बता भी चुके थे कि जो ज्ञ है किसकी सहायता से मिलकर बना है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो ज्ञ आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका जो ऑप्शन है कि जो ज्ञ है वो इनमें से कौन से में बढ़ के बनेगा, तो आपको देखना है। जो ज्ञ होता है वो ज्ञ प्लस त्रा प्लस आ, तो जो ज्ञ हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है हमारा यहाँ पे जे होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे। इसका बा इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे जे इसका आंसर जो है वो सही आंसर बा है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में जो है वो स्वरों की संख्या कुल कितनी मानी जाती है। तो स्वरों की संख्या जो है आपकी 11 मानी जाएगी। इसका आंसर आपका सा सही हो जाएगा। आइए हमारा 36वां हम देखते हैं। वर्ण संयोजन कहलाता है। तो वर्ण संयोजन क्या कहलाता है? वर्णों को, शब्दों को पृथक पृथक कहना, या वर्ण को पृथक पृथक कहना, या वर्णों को जोड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो है वर्ण संयोजन क्या कहलाता है। तो जो है वर्णों को जोड़ना ही वर्ण संयोजन कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर आपका सा सही हो जाएगा। आइए 37वां है। दीर्घ स्वरों का समूह चुनिए। तो इनमें आपको बताना है कि कौन कौन से जो हैं वो दीर्घ समूह हैं। तो इनमें से क्या आ ई ऊर्सी, बड़ा बड़ी बड़ाऊ ए, नापा टा दा, या ई बड़ी बड़ाऊ ए और आ, ये क्या दीर्घ स्वर इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पे जो आंसर होगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए जो है आपके क्या हैं वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा जी बा आंसर आपका इनमें से सही होगा। तो इसका आंसर आपका बा हो गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा कि सा सा रा हा। जो सा और सा, यहाँ पे रा की जगह जिस सा होना चाहिए है। तो सा 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 हा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो इनमें से बताना है सा किस वर्ग के हमारे व्यंजन कहलाएंगे। क्या अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे, या ओष्ठ व्यंजन कहलाएंगे, या ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे, या हमारे तालव्य व्यंजन कहलाएंगे? तो आप जानते हैं सा हा जो है वो कौन से व्यंजन हमारे कहलाएंगे? तो वो हमारे जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इसलिए इसका आंसर जो हमारा क्या हो जाता है? इसलिए इसका आंसर हमारा ऊष्म सा आंसर सही हो जाएगा। आप जानते हैं कि या, रा, ला, वा जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सा सही हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं कि घोष, जो घोष ध्वनियां उच्चारण में खाली स्थान पैदा करती हैं। तो घोष ध्वनियां जो होती हैं वो उच्चारण में क्या पैदा करेंगी? संघर्ष, या स्पर्श, या झंकृति, या इनमें से कोई नहीं। तो जो घोष ध्वनियां होती हैं वो क्या उत्पन्न करती हैं? तो वे झंकृति जो है वो उत्पन्न करेंगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? घोष ध्वनियां इनको हम कहेंगे। आइए अगला हम देखते हैं हमारा कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। तो आपको बताना है जो ऊष्म व्यंजन है वो कितने होते हैं। तो क्या इसका आंसर आपका 4 है, या 3 है, या 2 है, या 1 है? तो अभी आप देख चुके हैं कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, हमारी 4 होते हैं। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा। आइए अगला हम देखेंगे कि गा में ऋषि की मात्रा लगाने पर गा का रूप होगा। तो यदि गा में आप ऋषि की मात्रा लगा देंगे तो गा क्या बन जाएगा? तो हम देखेंगे क्या प्रा बन जाएगा, या गर बन जाए, या घी, या ग्रह। तो यहाँ पे देखेंगे यदि गा में आप ऋषि की मात्रा लगा देंगे तो गा जे बन जाएगा ग्रह वाला गा। ठीक है, तो ग्रा जो है रा गा बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका दा हो जाएगा। जितने भी हमने
क्वेश्चन लिए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके लिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। अभी तक यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। आइए अगला देखते हैं कि बालाघात कितने प्रकार का होता है। तो बला जो घात है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि बलाघात जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर आपका होगा कि बलाघात जो है वो कितने प्रकार का होगा, वो 3 प्रकार का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। आइए अगला देखते हैं हम। जैसे आप कहें कि बलाघात है क्या, तो यहाँ पर देखें कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर का विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को हम स्वराघात या बलाघात कहते हैं। और जो बलाघात होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। तो आप समझ गए कि स्वराघात या बलाघात किसे कहते हैं कि शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं। आइए अगला हमारा 43वां क्वेश्चन है कि अनुनासिक का उच्चारण संबंध होता है। तो अनुनासिक जो है वो उच्चारण संबंध किससे होता है। तो अनुनासिक का जो उच्चारण संबंध होगा, तो अनुनासिक में जो उच्चारण संबंध होगा नाक और मुंह से होगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है सा सही होगा हो जाएगा। तो जिनमें जो है नाक और मुंह से उच्चारण होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे हम कहेंगे इड़ा, अइया, टा, इणा, ना और मा जो है जो क्या है अनुनासिक जो है कहलाएंगे। कितने कहलाएंगे, जो ये 5 वर्ण हैं ये क्या है अनुनासिक आपके वर्ण कहलाएंगे। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 44वां कि पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं। तो आपको बताना है कि पक्षी में जो है वो कितने व्यंजन वर्ण हैं। तो पक्षी में क्या व्यंजन वर्ण 2 हैं या 4 हैं या 3 हैं या आपके 5 हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि पक्षी में जो है कितने व्यंजन वर्ण होंगे। तो पक्षी में जो है आपके 3 व्यंजन वर्ण होंगे। कितने व्यंजन वर्ण होंगे, 3 व्यंजन वर्ण होंगे। आइए अगला हम देखते हैं कि सा वर्ण है। तो सा कैसा है, सा आपका जो है वो कैसा वर्ण कहलाएगा। तो आप इसको बताएं, क्या तालव्य है या मूर्धन्य है या दंत है या ओष्ठ है। तो इसका जो आंसर आपको सही होगा वो होगा आपका तालव्य जो है आपका सा है। आइए अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन का नहीं है। तो आपको इनमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है कि जो ऊष्म व्यंजन का नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप हमें बताएं कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो ऊष्म व्यंजन का नहीं है। तो क्या सा होगा या सा या रा या हा। तो इनमें से कौन सा जो है उस व्यंजन का नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो रा जो है वो उस व्यंजन का नहीं है, इसलिए इसका आंसर सा सही हो जाएगा। आइए अगला है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी होगी। तो आपको इनमें से आंसर बताना है क्या होगी, क्या आपकी 32 होगी या 34 या 33 या 36। क्या होगा इसका आंसर। तो जो व्यंजन वर्णों की संख्या होगी वो आपकी 33 व्यंजन वर्ण होंगे। आइए अगला हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है। तो टा वर्ग कौन नहीं है इनमें से आपको बताना है। तो जो है वा जो आपका है तो टा वर्ग के अंतर्गत नहीं होएगा, इसके लिए इसका आंसर आपका वा हो जाएगा। आइए अगला हम 49वां क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह होते हैं। तो आपको बताना है जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कितने अयोगवाह होते हैं।
तो इसका आंसर आपका जो होगा वो होगा कि हिंदी वर्णमाला में जो है वो 2 अयोग बाह्य जो होते हैं वो होते हैं। आइए अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि लास्ट है हमारा कि वाह वर्ण है, तो वाह जो है कैसा वर्ण यहाँ पे कहलाएगा आपका, तो आपका जो वाह है वो दंतुष्ट वर्ण कहलाएगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बा आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर की हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो पुराने जो आपके पेपरों में आए हैं उसी के हमने जो है 50 आपके क्वेश्चन ले लिए थे, तो आपके इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको लगता है कि आपका चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम इसके और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी आपकी जो है जो नए आपके पेपर हुए हैं उन्हीं में से जो है आपके लिए गए हैं। तो इनमें से जितने भी क्वेश्चन थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इनको देख लें। और आज के इस वीडियो में जो है हम इतना ही रहने देते हैं, अगले आपको फिर से मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगली जो वीडियो आएगी वो एक नए टॉपिक के साथ या नई जान के साथ आएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।